नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 8 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 7 मई और 8 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने भी मंथली वाइज PDF है मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम रिवाइज कर ले तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले से संदेश ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये ग्वालियर खंडपीठ से, ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ से संदेश ऐप की शुरुआत की गई है। और अभी हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की किस बेंच के आदेशानुसार विवाह के बाद पुरुष के पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा? जस्टिस GS आहलूवालिया जी की एकल बेंच के आदेशानुसार विवाह के बाद पुरुष के पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, 15 वर्ष से ऊपर की जो विवाहित महिला है, अगर उनके साथ रिटल रेप होता है तो उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और 15 साल से नीचे अगर विवाहित महिलाओं के साथ मैरिटल रेप होता है तो उसमें सजा का प्रावधान है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देश का पहला 3D तारामंडल कहाँ पर है? तो ये मंगलौर में है, ठीक है। मंगलौर कहाँ पर है? कर्नाटका में है, तो ये याद रखिएगा। देश का पहला 3D तारामंडल कहाँ पर है? मंगलौर में है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है। और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत नया भारत, ठीक है। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत और नया भारत। और देखिए इसके पहले देखिए हम 2023 की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था, ठीक है। 2023 में जनवरी में 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? इंदौर में किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 में किया गया था, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे कहाँ पर मनाया गया है? तो ये इंदौर में मनाया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे कहाँ पर मनाया गया है? तो ये इंदौर में मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में कहाँ पर मनाया गया था? ये जबलपुर में मनाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जबलपुर में किया गया था। और इसी से रिलेटेड देखिए अभी हाल ही में MPPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जाता है? तो 2015 से मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। तो देखिए 3 और 4 मई 2024 को भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय व सहयोगी संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है। और यह शोध शिखर का 3य संस्करण है। और इस वर्ष का विषय विकसित भारत नया भारत है। यह सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लोकल टू ग्लोबल, नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, MSME, क्लीन एनर्जी, मिशन वाटर, पॉल्यूशन कंट्रोल, स्मार्ट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस मॉडल जैसे राष्ट्रीय मिशनों में शोध के माध्यम से योगदान को प्रोत्साहित करेगा। देखिए रविंद्र टैगोर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय शोध शिखर 2024 का समापन हुआ है। और यहाँ पर देखिए थीम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में पहला स्थान किसे मिला है? ये गणपत विश्वविद्यालय गुजरात को मिला है। और देखिए अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो देखिए अभी 3 चरण हो चुके हैं। पहला चरण कब हुआ था? तो ये 19 अप्रैल को हुआ था। और उस समय हमारे मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ था पहले चरण में? तो ये 66.61% मतदान हुआ था, ठीक है। दूसरे चरण कब हुआ था? दूसरा चरण 26 अप्रैल को हुआ था। और उस दिन भी हमारे मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो ये 58.35% मतदान हुआ था, ठीक है।
पहले चरण में 66.61%, दूसरे चरण में 58.35% और तीसरे चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है 9 सीटों पर, तो ये हुआ 66.20%। ठीक है, 9 सीटों पर तीसरे चरण में 66.20% मतदान हुआ है। और तीसरा चरण कब हुआ है, तो ये 7 मई को हुआ है। 9 लोकसभा सीटों पर 66.20% मतदान हुआ है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर मतदान हुआ है, तो ये राजगढ़ में मतदान हुआ है। ठीक है, कितने प्रतिशत, तो ये 75.39% मतदान हुआ है। और सबसे कम कहाँ पर हुआ है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, मात्र 54.80% मतदान हुआ है यहाँ पर। अभी हाल में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय शरीर के साथ मन और बुद्धि के बारे में बच्चों को पढ़ाने वाला देश का पहला कॉलेज बन गया है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, उज्जैन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल में उज्जैन में स्थित शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय शरीर के साथ मन और बुद्धि के बारे में बच्चों को पढ़ाने वाला देश का पहला कॉलेज बन गया है। महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, उज्जैन में है। और विक्रम विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। अनूपपुर जिले की बात करें तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक कहाँ पर है, ये अनूपपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2008 में की गई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अमरकंटक में है। अमरकंटक अनूपपुर में है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका नाम सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था, बाद में इसका नाम 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, तो ये 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी है और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। और हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पर, एक तो जबलपुर में और एक ग्वालियर में। ठीक है, 2 कृषि विश्वविद्यालय है, एक तो जबलपुर में है और एक ग्वालियर में है। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, और जो ग्वालियर में है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में है। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। ठीक है, तो देखिए शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय अब शरीर के साथ ही मन और बुद्धि के बारे में बच्चों को पढ़ाने वाला देश का पहला कॉलेज बन गया है। इस शरीर विज्ञान एनाटॉमी सिद्धांत पर आधारित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के संग्रहालय का निर्माण करने वाला आयुर्वेद महाविद्यालय बन चुका है। स्थूल शरीर संग्रहालय तो महाविद्यालय में पहले से ही है, जहां विद्यार्थी मृत शरीर के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ आयुर्वेद के अनुसार जीवित शरीर के अध्ययन के लिए सूक्ष्म और कारण संग्रहालय महाविद्यालय में बनाया है। वर्तमान में विद्यार्थी शरीर संरचना के साथ मन, आत्मा, इंद्रिय एवं बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। कि अभी हाल ही में किस हाईकोर्ट के आदेशानुसार EWS को कुल सीटों का 10% आरक्षण के बजाय अनारक्षित सीट का 10% आरक्षण दिया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार EWS को कुल सीट का 10% देने के बजाय UR जो सीट होती है अनरिजर्व सीट, उसका 10% आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करें तो कुल कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, 73% रिजर्वेशन है। ठीक है, जिसमें SC को 16% है। ठीक है, SC को 16% है और ST को कितना प्रतिशत है, तो ये 20% है। और OBC को कितना प्रतिशत है, और OBC को कितना प्रतिशत है, तो ये 27% है। ठीक है, और EWS को कितना प्रतिशत है, तो ये 10% है। तो ये कुल कितना प्रतिशत आरक्षण हो जा रहा है, 73% आरक्षण हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है, देखिए ये जो 3 जातियां हैं SC, ST और OBC, इसका कुल कितना प्रतिशत आरक्षण हो रहा है, तो ये हो रहा है 63%। ठीक है, अब इसमें अनरिजर्व कितनी बच रही है, 37%। तो इसमें अब EWS को आरक्षण दिया जाएगा 10%, 37 में से 10%। अभी तक EWS को 100 में से 10% मिलता था, लेकिन अब अनरिजर्व में से 10% मिलेगा EWS को आरक्षण। ठीक है, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है। तो देखिए आर्थिक रूप से गरीब आरक्षण के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि EWS आरक्षण केवल अनारक्षित पदों पर ही दिया जाएगा, कुल भर्तियों के पदों पर EWS आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा
19 दिसंबर 2019 को रोस्टर जारी किया गया था। इसमें 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान था, पर रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पदों में से 10% पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए जाते हैं। 16(6) के अंतर्गत असंगत माना गया है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, भारत में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में यूरेशियन ओटर यानी उदबिलाव को रेडियो टैग किया गया है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अभी भारत में पहली बार सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में यूरेशियन ओटर, जिसे हम उदबिलाव भी कहते हैं, तो इसको रेडियो टैग किया गया है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, ये तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999 में शामिल किया गया था। और इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देनवा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देनवा नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ पर देखिए सर्वाधिक कृष्णमृग और गौर पशु पाए जाते हैं। ठीक है, कृष्णमृग और गौर पशु किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में जो है वो कब शामिल किया गया था? तो ये 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। और देखिए यहाँ से 3 नदियाँ प्रवाहित होती, कौन कौन सी? एक तो बंजर, एक हॉलो और एक सुरपन। ठीक है, तो यहाँ से 3 नदियाँ प्रवाहित होती है, बंजर, हॉलो और सुरपन। और जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, और देखिए भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर यानी मैस्कॉट जारी किया था 2017 में, तो ये इसी राष्ट्रीय उद्यान में जारी किया गया था। और शुभंकर का नाम क्या था? भूरसिंह द बारहसिंगा। ठीक है, भूरसिंह द बारहसिंगा। और इसको डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने किया था। बात करें यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसके बीचों बीच से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बीचों बीच से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। और देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस हाईवे पर है? तो 46 NH46 पर है। ठीक है, नेशनल हाईवे NH46 पर है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर देखिए साक्य सागर झील भी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही साक्य सागर झील है, जिसे 2023 में जो है हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट घोषित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? तो 4 रामसर साइट है। ठीक है, और हमारे देश में 80 रामसर साइट है। और देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पर पाया जाता है? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? तो ये 7 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। और देखिए बात करें यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इस राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो ये 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? ये 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरण गंगा जो है इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? चरण गंगा नदी। और 72 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, और देखिए भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी कहाँ पर है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। और सर्वाधिक मात्रा में बांस की जो प्रजातियां है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए आपको क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर हरि कुमार, विवेक राम चौधरी या जनरल मनोज पांडे? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर जनवरी से अप्रैल तक की PDF शेयर कर दी गई है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।